अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। नाज़रीन, अगस्त का महीना है और ये वो महीना है कि जिस महीने में मेरा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इसीलिए आज का मौजू भी मेरा वतन पाकिस्तान है और इस मुल्क के पाकिस्तान को हम किस तरह से मज़ीद तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं, और ये तभी होगा जब हम इसकी तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे और करने वाले काम करेंगे। और करने वाले कामों से मुझे मेरी दावत इस्लामी याद आ जाती है कि जिसने अगस्त की पहली तारीख से ही शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है। और देखने वाले नाज़रीन से दरख्वास्त करूंगा कि इस शजरकारी मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, पौधा लगाएं, उसको दरख्त बनाएं, और ये सदका जारिया है। और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट निमरा रही साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राव, और देखने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाशुबा हमारा मुल्क पाकिस्तान आज बेशुमार मसाइल का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद मेरा वतन पाकिस्तान इतनी खूबियों से माला माल है कि अगर मैं उसका जिक्र करूँगी तो आप खुद पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करेंगे। बिल्कुल। इंटरनेशनल मीडिया माजरत के साथ पाकिस्तान की सिर्फ नेगेटिव पिक्चर दिखाता है, लेकिन आज मैं आपको चंद पाकिस्तान के ऐसे पॉजिटिव हक़ाइक़ के बारे में बताऊँगी कि जिन्हें जानकर आप खुद फ़ख्र महसूस करेंगे। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह रखने वाला मुल्क है जो गवादर है। पाकिस्तान के पास यहाँ केटू जैसी सबसे ऊंची इमारत है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके पास पहाड़ी सिलसिले सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान की धुन यानी कौमी तराने की धुन दुनिया की 3 बेहतरीन धुनों में से सबसे पहले नंबर पर है। ये पाकिस्तान ही है राव कि जिसने 4 इंडिया के जहाज सिर्फ 30 सेकंड में मार गिराए और एक आलमी रिकॉर्ड बनाया। अगर इस तरीके से मैं बात करती चलूँ तो एक बहुत लंबी फहरिस्त बन जाएगी जो कि ख़त्म ही नहीं होगी। लेकिन बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। मैं आज अपने मेहमान गिरामी का आपका तारुफ कराऊँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है शमा नौरीन साहिबा, जो कि बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हब ऑफ प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखती है। अस्सलाम वालेकुम शमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। जज़ाकल्लाह। उनके साथ मौजूद है सज्जाद अली सुमरो, जो कि प्रेसिडेंट है कच्ची बरादरी के। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको हमारे इस प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू। उनके साथ हमारे पास मौजूद है अशरफ मेहमद साहब, जो कि कारोबारी और समाजी शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। कैसे हैं आप? आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। और आपके साथ ही मौजूद हैं ड्रीम वर्ल्ड के डायरेक्टर अब्दुल जब्बार राठौर साहब। वैसे तो इतनी सारी डेजिग्नेशन ओहदों के मालिक हैं कि अगर मैंने बताने शुरू किए तो मेरा सारा प्रोग्राम इसी में जो है गुजर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं राठौर साहब? खैरियत से हैं? आपको एक बार फिर हमारे शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। और हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे हर शो का हिस्सा होते हैं फवाद साहब, जो कि माहिर फल्कियात हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो यूथ है ना, उन लोगों की परसेप्शन और अप्रोच जो है ना वो चेंज हो चुकी है। वो लोग अक्सर मुझे ना ये बोलते हुए मिलते हैं कि यार हमारे लिए मुल्क ने किया गया है। मैं उनको ये समझाता हूँ कि यार आप अपने आप को इस काबिल करें, अपने आप को इतना अपलिफ्ट करें कि आप ये सोचें कि आप मुल्क को क्या दे रहे हैं। बिल्कुल सही। और इससे बढ़ कर के देखें 14 अगस्त आने वाली है और मुल्क जो है बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है हमने। मेरा ये मानना है कि आप 14 अगस्त ज़रूर मनाएं, झंडे लगाएं और सेलिब्रेट करें, लेकिन प्लीज़ आप अपने झंडियों की ना बेहुरमती ना करें। बिल्कुल। पैरों में रोल रही होती हैं। फिर आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए कि स्प्लेट ना कीजिए जगह जगह, पान खा के आप थूकिए ना, रैपर्स ना फेंकिए, अपने मुल्क को साफ रखिए। तो ये जब तक आपकी अप्रोच नहीं होगी तो मैं समझता हूँ मुल्क जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं ठीक होता। गवर्नमेंट में तो बहुत थोड़े से लोग हैं, आवाम जो है वो अपने मुल्क को अपलिफ्ट करती है। जब तक आप लोगों की ये सोच नहीं बनेगी कि अपने मुल्क को कैसे अपलिफ्ट करना है, अपने मुल्क को साफ कैसे रखना है, ऐसे ही साफ रखें जैसे आप अपने घर को साफ रखते हैं, ऐसे ही आप अपने मुल्क को भी साफ रखें। माशाल्लाह, ये मेरा जबरदस्त। अच्छा, मैं तो आपको माहिर फल्कियात ही समझता था, आज पता चला कि आप तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह। शमा नूरीन साहिबा, क्या कहना चाहेंगे आप मुल्क पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान जो है वो हमारा अपना मुल्क है। सबसे पहले तो हमें जो है इसके लिए एक अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना चाहिए। हम इसको समझें तो सही। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हम ये समझें कि ये हमारा मुल्क है, ये हम लोगों की फितरत है, या यूँ समझें कि इंसान की फितरत है कि वो हमेशा दूसरे को ब्लेम करता है। तो हमारी जो सारी ज़िंदगी है वो इसी में गुजर जाएगी कि इस मुल्क ने हमारे लिए क्या किया, आपने हमारे लिए क्या किया।
ہم انڈیویجول لیول پہ یہ نہیں سوچتے کہ what we are doing. ہمارے اندر جو پوٹینشیلز ہیں ہماری جو انرجیز ہیں ہم ان کا نیگیٹو یوز کر رہے ہیں لیکن اپنے ملک کے لیے کچھ پازیٹیو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم اگر سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو وہ ہم غلط طریقے. ویلکم بیک ناظرین. دوران وقفہ ہم پاکستان کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں مرد جو ہے وہ بے تحاشا ترقی کر رہا ہے, لیکن جب بات کی جائے عورتوں کی تو ان کے لیے وسائل بہت کم ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی ہر فیلڈ میں کام نہیں کر پاتی. شمع, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ عورتوں کے لیے وسائل اتنے کم کیوں ہے؟ آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں, بڑا اچھا سوال ہے, میں ضرور اس پہ گفتگو کرنا چاہوں گی. کوئی بھی ملک جب ترقی کرتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ایکول کنٹریبیوشن ہوتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا آپ کی عورت ہو. ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ عورت کو جو ہے وہ صرف ایک ڈومیسٹک بینگ سمجھا جاتا ہے کہ وہ صرف گھریلو اس میں رہ سکتی ہے, یا اس کی تعلیم کو بھی انفیکٹ فوقیت نہیں دی جاتی. ہماری جو لڑکیاں ہیں یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس, آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کا ریشو شاید کوئی 3% ہے, جو کہ بہت ہی کم اور بہت ہی خطرناک بات ہے, میں یوں کہوں گی, کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ صرف مرد کو پڑھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک عورت پڑھتی ہے لکھتی ہے تو وہ ایک نسل کی تربیت کرتی ہے, جو بہت ضروری چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپارچونیٹیز دیکھیں نمرا اس لیے کم ہے کیونکہ ہم عورت کی حیثیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہم اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے, ہم اس کے پوٹینشیل کو جو ہے ڈیگریڈ کرتے ہیں, ہم اس کی عورت ہونے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. تو آپ جو ہے سب سے پہلے تو عورت کی ایک الگ حیثیت کو سیلیبریٹ کرو, آپ اس کو سمجھو کہ وہ عورت ہے, اس میں ایکول پوٹینشیل ہے. تعلیم آپ اپنے گھر کی بچیوں کو, جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں, مطلب مجھے بہت خوشی ہوگی اگر کوئی میری بات یہ سن کر, ہمارے جو بھی پیرنٹس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میٹرک تک جو ہے وہ ہماری لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کے بعد وہ ان کا پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بس آپ کو پڑھنا لکھنا آ جائے, اس کے بعد آپ نے تو جو ہے وہ پریکٹیکل لائف کے اندر تو اس کا کوئی وہ جو ہے کام نہیں آئے گی, یا آپ جاب کے پرسپیکٹیو سے سوچتے ہو. تو آپ اپنے پرسیپشن کو چینج کرو. تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے, آپ کی بیٹی میں شعور ہوگا تو آپ کی آنے والی نسل میں شعور ہوگا, اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیٹی پڑھی لکھی ہوگی تو وہ بھی آپ کے ملک میں پازیٹیو کچھ کنٹریبیوشن دے گی, اور ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن جبھی ہوگا جب ہمارے مرد اور ہماری عورتیں دونوں کو سیم اپارچونیٹیز ملیں گی, اور وہ جو ہے بہتر طریقے سے آپ کے ملک کو ترقی کی راہ پر لے جا سکتے ہیں. تو ایک تو تعلیم بہت ضروری ہے. دوسری بات ہے کہ سوشل اپارچونیٹیز جو ہیں وہ آپ اپنی عورت کو ایکول دیں. میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی کہ عورت اور مرد جو ہے وہ, جیسے ہمارے یہاں یہ بڑی بحث اور بڑا کنٹروورشل ٹاپک ہے کہ عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ مرد کے برابر آ جائیں. بالکل, تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا. تو عورتوں کا ایک الگ مقصد ہے, مرد کا ایک الگ مقصد ہے, لیکن سوشلی دے آر ایکول. سوشل اپارچونیٹیز اگر مرد کے پاس اتنی ہیں تو عورت کے پاس بھی اتنی ہی ہونی چاہیے. تو یہ چیزوں کو جب ہم کنسیڈر کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا ملک بالکل ترقی کرے گا. اور یہ آپ سمجھیں کہ آپ کی عورت جو ہے وہ بھی آپ کے ملک کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ آپ کا مرد ہے. اور آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں, ان کو صحیح ڈائریکشن میں اڑنا سکھائیں بجائے ان کے پر کاٹنے کے. اچھا, آپ کی بات میں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدہ جو سب سے اہم رول پلے کرتی ہے ایک لڑکی کی زندگی میں, ہم اگر ہمارے گاؤں دیہات کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ عورت ہی یہ چیز کہتی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو مزید نہیں پڑھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے آگے چل کے گھر گھرستی ہی سنبھالنی ہے. بالکل ایسا. تو یہ جو کانسیپٹ وہ اپنی بیٹی کو دے رہی ہے نا اتنی سی ایج میں, وہی پھر وہ آگے اپنی بیٹی کو دیتی چلی جاتی ہے, اور یہ سرکل ایک دفعہ شروع ہو جاتا ہے پھر ختم نہیں ہو پاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو والدین چاہتے بھی ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں, اپنی بیٹیوں کو خاص طور پہ آگے بڑھنے دیں, وہ ڈرتے ہیں. کیوں؟ ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے. یہاں معاشرے میں اس قدر جو کہتے ہیں نا لوگ آ چکے ہیں کہ وہ اگر آپ کی بیٹی جاتی بھی ہے تو ان کے جن نگاہوں سے دیکھیں گے, جس طریقے سے اسے ایڈریس کریں گے, جو اسے پرابلمز فیس کرنی پڑے گی, ماں باپ مجھے لگتا ہے اس سے ڈرتے ہیں. ورنہ اپنی بیٹی پہ تو انہیں اعتبار ہے, اور وہ شاید چاہتے بھی ہیں کہ ہماری بیٹی بھی آگے بڑھے جہاں ہمارے بیٹے کامیاب ہو رہے ہیں, لیکن شاید ان وجوہات کے بنا پہ وہ انہیں آگے نہیں بڑھنے دے پاتے. لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہماری ماؤں سے یہ بھی میں کہوں گی کہ وہ جہاں اپنی بیٹیوں کو اتنا کردار اور اتنے مورلز اور اتنے ایتھکس کی باتیں کرتی ہیں, وہ ذرا اپنے بیٹوں کی بھی کردار سازی کریں. بالکل بالکل بجا فرمایا آپ دونوں خواتین ہیں. اور خواتین سے یاد آیا, فواد بھٹی صاحب اپنے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ خواتین کے جھگڑے بہت ہوں گے. آپ نے ستاروں کی روشنی میں کچھ بتایا, تو کتنے عورتوں کے جھگڑے کروا چکے ہیں اب تک؟ بہت سارے فیملیز میں جو ہے نا یہ کمپلینز آ رہی ہیں
کہ ہمارے گھروں میں جو ہے نا وہ وائف سے ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے. تو میں نے یہ چیز انڈیکیٹ کی تھی کہ پلانٹ جو ہے وینس جو ہے وہ ریٹروگیٹ ہو رہا ہے, تو مائک قریب کر لیجیے گا. اس کی وجہ سے جو ہے نا وینس کے ریٹروگیٹ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ وینس جو ہے نا ہماری لائف میں لگژریز, کمفرٹس, ہمارے گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں ہماری بیگمات اور دیگر اشیاء جو اچھا, بیگمات کا نام لیتے ہوئے اتنے مطلب خوف ڈر کیوں آ رہا ہے چہرے پہ؟ خوف نہیں آتا, خوشی ہوتی ہے, خوشی ہو رہی ہے, اور آپ کو دیکھ کے تو اور زیادہ ہوتی ہے جب بیگمات کے نام آتا ہے. اچھا, تو یہ سب چیزیں جو ہیں پھر اس میں ڈیفیکلٹیز اور چیلنجز آتے ہیں, تو یہ ہم نے انڈیکیٹ کیا تھا, اور بہت سارے لوگوں کو پھر یہ ڈیفیکلٹی اور چیلنجز آ رہے ہیں. تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی ریمیڈی, لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, جی کروا دیا آپ نے. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے نا ریمیڈی بھی شیئر کی تھی ہم نے, اور بہت سارے لوگوں نے وہ ریمیڈی کی بھی. میٹھی کھیر ہو گئی, یا سفید چیز کا بانٹنا ہو گیا, صدقہ خیرات کرنا, اسپیسیفکلی جمعے کے دن, کیونکہ جمعے کا ستارہ ہے تو وہ کر لینا بہتر رہتا ہے. اور اگر آپ پروپوزلز کی طرف جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی میں نے بتایا تھا کہ تھوڑے دن رک جانا بہتر ہے. پھر میں یہ سمجھتا ہوں ورنہ شادی سے پہلے طلاق ہو جائے گی. نہیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. بس یہ کہ پھر بھیا کیا آ جاتا ہے, ایک کانسیپٹ ہو جاتا ہے یار, اگر کوئی کام بن نہیں رہا نا تو وہ فیملی والوں کے ایسا سننے میں آتا ہے زیادہ تر کہ یہ نا کسی نے کچھ کروا دیا ہے, کچھ ہو گیا ہے, اور پھر وہ آپ کا جو سیکنڈ تھاٹ ہے وہ آپ کو سب کانشیسلی آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے. پھر آپ کے مائنڈ میں یہی چیز آ جاتی ہے یار کسی نے کچھ کروا دیا اسی لیے کام نہیں بن رہا. اچھا یہ بتا, عورتوں پہ کوئی کچھ کروا سکتا ہے, اثر کرتا ہے جادو وادو؟ یہ بہت مشکل, اس کا جواب بہت مشکل ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں بولتا کہ لیکن 95% کیسز میں ایسا نہیں ہوتا. صحیح ہے, مسلمان جو کہ نماز پڑھتا ہے اس کو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ایسے چیلنجز سے گزرنا نہیں پڑتا. اگر ہو بھی جائے تو اللہ توکل, جب وہ قرآن پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, 4 کل پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایسا کچھ ہو جائے. ستاروں کا جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹریکشن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو ہوتا ہے. پھر آج میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا. جی بالکل. ویکسنگ مون اور ویننگ مون, یہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہوا چاند اور گھٹتا ہوا چاند. ٹھیک ہے, دیکھیں جس چیز میں زندگی کو لائف میں آپ نے بڑھانا ہے تو آپ چڑھتے ہوئے چاند میں وہ کام کیجئے. لیٹ سے کسی کو رزق کی کمی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, نیا کاروبار کرنے لگے ہیں, یا جس چیز کو بھی آپ بڑھانا, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں یار بال نہیں بڑھ رہے, تو چاند کی شروع کی تاریخوں میں اس کا انتخاب کیجئے. اس کے ریزن یہ ہے سائنٹیفکلی اگر بات کی جائے کہ دیکھیں ویکسنگ مون جب چاند چڑھ رہا ہوتا ہے تو زمین کی سب چیزیں پھیل رہی ہوتی ہے, کیونکہ چاند بڑھ رہا ہوتا ہے. بازار میں سمجھا نہیں, اگر مجھے اپنے بال بڑھانے ہیں, ویسے ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں چاند کی جو شروع کی تاریخیں ہیں اس کا انتخاب آپ کو کرنا چاہیے. کس چیز کا کیا کام کرنا چاہیے؟ آپ ہیئر کٹنگ کروائیں. اچھا ہیئر کٹنگ, ٹھیک. اور آپ پالش تو کروائیں گے نہیں, ہیئر کٹنگ کرائیں گے, تھوڑی سی بس ٹرم کروائیں تو وہ بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی کو بال وہ چاہتا ہے یار میرے بال نہ بڑھیں, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ یار بال بہت جلدی بڑھ جاتے ہیں, پیسے خرچ ہوتے ہیں, تو بھائی آپ چاند کی 15 تاریخ کے بعد کروائیں. ٹھیک ہے. تو یہ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جب چاند بڑھ رہا ہوتا ہے تو زمین کی سب چیزیں پھیل رہی ہوتی ہیں, کیونکہ چاند کی روشنی پھیل رہی ہے زمین پہ, اور سی بھی رف ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں شکار پہ جو اکثر مچھیرے جب جاتے ہیں تو وہ آخری تاریخوں کا انتخاب اس لیے کرتے ہیں, سی رف نہیں ہوتا. جب چاند گر رہا ہوتا ہے, ڈھل رہا ہوتا ہے, تو زمین کی سب چیزیں سکڑ رہی ہوتی ہیں. تو آپ اس ویکسنگ اور ویننگ مون کو اپنی لائف میں ضرور استعمال کریں. پہلے کے لوگ چاند کی تاریخوں کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے, اس کا خیال کیا کرتے تھے. آج کل لوگ اس چیز کو بالکل اپنی زندگی سے ہی نکال دیا ہے. پھر اسی طرح اگر اور پریسائزلی ہم جائیں تو دنوں کا بھی انتخاب ہوتا ہے. پیر کے دن آپ جو ہے وہ ایسے کام کریں جو آپ تھوڑا سا ایموشنل ڈے ہوتا ہے, آپ کے گھریلو جو پرابلمز ہوتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں, آپ اس سے ریلیٹڈ کام کریں. زمین سے جڑے کوئی کام کرنا ہے آپ کو تو آپ منگل کے دن کریں. اگر آپ کو جم جوائن کرنا ہے, ہارڈ ہے کیونکہ اس کا ستارہ تھوڑا سا ایسا ہے, اسٹرانگ ہے. پھر اگر آپ کو پیپر سے ریلیٹڈ کوئی کام کرنا ہے, ڈاکومنٹیشن کرنی ہے, تو پھر آپ بدھ کے دن کا انتخاب کریں. اسی طرح اگر آپ کو لانگ ڈسٹینس ٹریول کرنا ہے تو پھر آپ جمعرات کا انتخاب کریں. اگر ریلیجن سے جڑ کے کوئی کام کرنا ہے, جمعرات اچھا ہے آپ کے لیے. اگر آپ کو لگژری, کمفرٹ, گاڑی خریدنی ہے, رشتہ طے کرنا ہے, کمفرٹ سے ریلیٹڈ اور کوئی کام ہے, تو آپ جمعے کا دن کا انتخاب کریں. اسی سے ریلیٹڈ اگر آپ کو زمین سے جڑے اگر کوئی ایسے کنسٹرکشن کا کوئی کام ہے, لیبر ریلیٹڈ کوئی کام ہے, تو آپ سیٹرڈے کا کریں. اور اگر گورنمنٹ سے کوئی کام ہے تو پھر سنڈے کو کریں.
संडे को तो गवर्नमेंट के ऑफिस ही बंद होते ठीक हैं, है। फवाद भाई, इसका गवर्नमेंट- मतलब होने वाला ही नहीं है ये काम। गवर्नमेंट के लोगों से आप अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, ठीक, बहुत सारे अच्छा मैं ये समझा हूँ आपकी बात से कि अगर किसी भी चीज़ में आपने इजाफा करना है Yes. तो चांद जब चढ़ना शुरू की जो तारीख है जरूर। उसमें किया जाए। जी बिल्कुल, ठीक है, बेहतर रहता है। अगर सज्जाद साहब चढ़ते हुए चांद की तारीखों में कोई शादी कर ले, चार पूरी जैसे करेगा कि वो। उसमें बरकत ज्यादा रहती है, अच्छा। आप ब्लेसिंग्स देखते हैं। इन्होंने जो बताया ना, बाल नहीं बढ़ रहे हैं, यानी बेस्ट हल है आप जाके अपने विटामिन डी और सी का टेस्ट करवाएं। क्या बात ठीक है, उसके अंदर आपको कैप्सूल मिलते हैं जिससे आपके बाल भी बढ़ते हैं। आप अंडे खाएं, सर्दी वाली चीजें खाएं, तो उससे जो ना ये सब चीजें बिल्कुल ऐसे। अच्छा अशरफ साहब ये कह रहे हैं कि आजकल जो सितारा चल रहा है, मैं नहीं समझा सितारों की चाल यही समझते हैं, तो वो खवातीन के घरों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, हस्बैंड वाइफ की ऐसा कुछ हो रहा है क्या घर में? असल में मैं आपको बताऊं, जो जिस तरह से हम शरारत सूझ रही है शरारत थोड़ी से सी। सूझ रही है, मैं बिल्कुल, वही बात कर रहा हूँ माजरत के साथ। कि हमारा असल में बिलीफ जो है ना, वो कुरान और हदीस और अपने अल्लाह पे जो है थोड़ा सा कम होने लगा है। माजरत के साथ हम बाहैसियत मुसलमान अगर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है अमीर हमजा पांजीरी ने, जो कि 18 गोल्ड मेडलिस्ट और 14 सिल्वर मेडलिस्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे इस प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपने चैनल पे मुझे यहाँ पर मदद किया है। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी ये पूरी जर्नी कैसी रही है अब तक की? जैसा कि आपने जिक्र किया कि 18 गोल्ड और 14 जो मेरे सिल्वर मेडल्स हैं, ये मैंने वर्ल्ड स्कॉलर्स कप की वजह से हासिल किए हैं। जैसे आप पूछेंगे वर्ल्ड स्कॉलर कप है क्या, तो ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल इवेंट है जहाँ से दुनिया भर से स्कॉलर्स आते हैं, एक जगह कम्पीट करते हैं। तो मेरे रमज़ान में ट्रांजेक्शन हुई थी तो उसमें भी जी हाँ बिल्कुल मुझे याद है। और वो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था। तो आते हैं वर्ल्ड स्कॉलर कप की तरफ से, तो इनके पहले रीजनल, ग्लोबल एंड फाइनल टीओसी टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस इनके राउंड्स होते हैं। तो जो मेरे रीजनल राउंड होता कराची में होता, देन आई मूव टू द दुबई ग्लोबल राउंड। देयर वर 1500 स्कॉलर्स, 30 नेशंस वर पार्टिसिपेटिंग देयर। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही टफ राउंड था। इसमें मेरे भाई मिस्टर उमैर पांजी की बहुत सपोर्ट थी, और एफसीए डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर जाहिद इब्राहिम भट्टी साहब, उनकी बहुत सपोर्ट थी। तो देन मेरे वहाँ पे मैंने 7 मेडल जीते, इसमें 4 गोल्ड और 3 सिल्वर थे। माशाल्लाह। फर्स्ट है वो मेरा फर्स्ट इवेंट था। देन आई मूव अनदर राउंड टू दैट वाज हेल्ड इन बाकू, अजरबैजान रीजनल राउंड। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैं अकेला पाकिस्तानी था और अकेला सिंधी था, और वहाँ पे मैंने 13 मेडल स्कोर किए, माशाल्लाह। माशाल्लाह क्या बात है। जिसमें 7 गोल्ड थे और 5 सिल्वर थे। और एक ऐसा मेडल था जो प्राउड डेमेडेट था, विच रिप्रेजेंट 4 डायमेंशंस। माशाल्लाह। तो मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली फिर कतर दोहा की जो ग्लोबल राउंड था, तो उसके अंदर भी मैं सिंध से वाहिद सीनियर राउंड में मैं वाहिद सिंधी था, और पाकिस्तान से मैं वो था 6 नंबर पे था। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैं 8 मेडल स्कोर किए, जिसमें 4 गोल्ड थे और 4 सिल्वर थे। और अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टीओसी की टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस की, वो इंशाल्लाह अमेरिका में हेल्ड होगा। और जितने भी राउंड हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सिंध गवर्नमेंट का, स्पेशली सीएम साहब का, कि इन्होंने जितने भी मेरे राउंड हुए कतर के, दे बेयर माई ऑल द एक्सपेंसिव। और उनके जो मिलवाया तो स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम मिस्टर आसिफ खान का, तो उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी मुझे। लाइक उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया था, कि बिकॉज वो भी डिफिकल्ट राउंड था, बिकॉज 39 नेशन उधर पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आसिफ खान का भी, कि उनकी इतनी अच्छी सपोर्ट का। और जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट हासिल है मुझे एफसीएस एडमिनिस्ट्रेटर से जाहिद इब्राहिम भट्टी साहब का, और हमारे ट्रू फिशरमैन लीडर सरदार हुसैन असलम भट्टी साहब के, उन्होंने वहाँ से मुझे मोटिवेट कर रहे थे और सपोर्ट भी कर रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्वेस्टर को बताते और अभी रिसेंटली मुझे सिंध गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है द एम्बेसडर ऑफ सिंध और सर्वेयर ऑफ सिंध। जितनी भी सिंध की स्कूल और प्राइवेट डायरेक्टोरेट जो है, मैम राफिया मल्ला जो प्राइवेट डायरेक्टोरेट ने जितनी भी सिंध के स्कूल्स हैं, तो उन्होंने विजिट के लिए मुझे नॉमिनेट किया है। माशाल्लाह ज़रूर। देख रहे हैं नाज़रीन, ये है हमारा रोशन पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। कोई 1 2 नहीं 18 गोल्ड मेडल लिए माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे सज्जाद साहब आप इनके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो फ़ख्र महसूस होता है कि ये भी हमारी बैकग्राउंड से कच्ची ही हैं, बल्कि पाकिस्तानी हैं। देखें, अब ये बता रहे थे कि सिंध से इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया पूरे इंटायर पाकिस्तान को, ठीक है। अच्छा, अब जो जैसे ये शमा ने आपसे बात की थी लड़कियों के हवाले से, तो मैं उसी में इन सबको कंक्लूड करता हूँ एक ही चीज़ में। अब ये एक टैलेंट था, इसको हम फ्रंट पर लाए, और सबसे बड़ा तो शुक्रिया मैं आपका अदा करूँगा, आपके रमज़ान के ट्रांसमिशन में फर्स्ट एवर इसकी लाइफ का जो था। और जी हाँ, मुझे याद है, और उस वक्त तो बड़े शर्मीले से थे जी, और बड़ी शर्मा के गुफ्तगू कर रहे थे। उसके बाद मैंने बड़े बड़े चैनल्स पे देखा माशाल्लाह इंटरव्यू देते हुए, और अभी तो उनको सफ़ीर भी मुंतखब किया गया है। बिल्कुल किया है। तो देखिए, अब क्या है, मेरी जिम्मेदारी थी कि इनके जो भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनको प्रमोट किया। देखिए, बात ये, हमें एक ब्रिज का किरदार अदा करना चाहिए
बाकी चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो फिर उनके वो अपने गट से जो ना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से ये शमा भी कह रही थी, हमारी कम्युनिटी के अंदर भी माशाल्लाह लड़कियां जितनी भी, अभी हमने आपको पता रिसेंट जो पीएफ मीडियम में किया, तो जिसके अंदर 90% तो समझे लड़कियों ने जो ना वो सारे अवार्ड वसूल किए, पढ़ाई के अंदर हो या किसी बड़े स्किल्स आप उसके अंदर देख लें। अभी मेडिकल में हमारी लड़कियां बड़ी उभर के आ रही हैं। बिल्कुल SIUT के अंदर हमारी कम्युनिटी की बहुत सारी लड़कियां जो है उन्होंने बड़ा अच्छा एक नाम अपना एक बनाया है। तो हम अगर अपॉर्चुनिटी देंगे तो उनको आगे जाके मौका मिलेगा। अगर मैं अपनी कम्युनिटी का प्रेसिडेंट हूँ सुमरो, ये भाई बैठे हुए हैं, इनकी भी जो ना खुद की कम्युनिटी है, तो ये अगर हम अपनी अपनी कम्युनिटी में कर रहे हैं ना, तो हमें यकीन जाने हमें गवर्नमेंट से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। जब हम अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं तो फिर गवर्नमेंट जो है वो तो गवर्नमेंट है, माँ बाप है सबकी, तो वो क्यों नहीं कर सकती हैं। देखिए बात ये तालीम की अगर हम बात कर रहे थे ना, हमारे यहाँ पर माजरत के साथ इतने गोस्ट स्कूल बने हुए हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए उनके जो ना सालाना जाते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं उस जगह पे। तो ये जो तालीम जो सेहत, ये गवर्नमेंट का काम है कि ये लोगों को फोर्स करके जो ना उस पर इम्प्लीमेंटेशन करे। अब कोई प्लान होगा, जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बिल्कुल उसका सीट जब तक वो होगा नहीं। बिल्कुल। तो देखिए बाहर हम जब पाकिस्तान से जाते हैं तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कितना ज़्यादा अपने लोगों को, बच्चों को सेहत के लिए, एजुकेशन के लिए वो सपोर्ट करती हैं, और वो चाहती हैं कि उनके माँ बाप अगर उनको मेडिकल टेस्ट के लिए भी नहीं ले जाते तो उनके घर पे आके वो सवाल करते हैं, ठीक है ना। मेरे खुद की भांजियाँ हैं बाहर, रिश्तेदार वगैरह सारे, हम खुद भी जाते रहते हैं। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ऐसे ही टैलेंट जो है और भी लेके हर कम्युनिटी से पूरे पाकिस्तान में नाम। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप में टैलेंट है ना, तो देखें टैलेंट छुपता नहीं है, टैलेंट दबता नहीं है। और हमारा प्लेटफॉर्म जो है, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं अपनी अपनी फील्ड में, आप में अगर कुछ टैलेंट है तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। स्क्रीन पे हमारा नंबर आपको नुमाया नज़र आ रहा होगा, उस पर रब्ता कर सकते हैं और हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। अब्दुल जब्बार राठौर साहब कोई पैगाम देना चाहेंगे इस पाकिस्तानी कौम को इस मौके पर? पाकिस्तानी कौम को, बल्कि माई सेल्फ भी, हम सब शामिल हैं। इंसान कोशिश करे कि जैसे बी पाकिस्तानी, बाई पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहें, एजुकेशन यहाँ हासिल करें। बाहर से हासिल करते भी हैं, नो डाउट वहाँ है हायर एजुकेशन, वो करें, यहाँ पे रहें, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचें। जैसे अभी शजरकारी की बात हो रही, तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ, यहाँ भी हमें फूल पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, तो एक तस्वीर से भी एक अच्छा इमेज पड़ता है। मैंने भी ड्रीम बर्ड का जिक्र किया था, वहाँ 1 दिन के पौधे से लेके 40 साल तक के दरख्त मौजूद हैं, और आप उसकी पत्ती भी ना तोड़ें, उसके फूल भी ना तोड़ें। ऐसी चीज़ें करें, ये छोटी छोटी नेकियां हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारी सोच से ज़्यादा तरक्की करेगा। सब पोटेंशियल है यहाँ। इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। कोई पैगाम देना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने कहा कि सिंध में और जितने इंटायर पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होते, ओबलाइज्ड हो रहे हैं अभी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हाईलाइट करने के लिए इदारे भी बहुत ज़्यादा हैं, जो अभी मुझे सफ़ीर मुंतखब किया गया है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी। तो मैम राफिया मल्ला जो कि प्राइवेट डायरेक्टरेट है प्राइवेट स्कूल की सिंध के अंदर, तो उन्होंने मुझे यही बात की थी, उनको मैंने प्रोग्राम के बारे में बताया, वर्ल्ड स्कॉलर कप के, MUN मॉडल यूनाइटेड नेशंस के, कि मैं इंशाल्लाह उनको मुतारिफ कराऊंगा सिंध के अंदर। तो जितनी प्राइवेट स्कूल्स हैं तो उनसे यही है कि इंशाल्लाह सिंध विजिट होंगे मेरे स्कूल्स के, और जितने भी इस तरह के टैलेंट उनको हाईलाइट करना मेरी जिम्मेदारी है। माशाल्लाह। 14 साल की और इनकी आप बातें सुने, क्या बात है, क्या बात है। आपके साथ रहते हैं तो माशाल्लाह कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं 14 अगस्त के हवाले से बात करना चाहूँगा कि खुशियों से इसको मनाएं, नेगेटिविटी को छोड़ दें। जो भी गवर्नमेंट में चल रहा है, जो भी आपस में सियासी पार्टियों का चल रहा है, उसके अंदर जो है अपनी दोस्तियाँ ख़राब ना करें, और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और भाईचारगी से पेश आए, और अल्लाह पाक जो है वो हमारे मुल्क पर रहम करे, हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए। हम बहुत पीछे चले गए हैं, अल्लाह पाक हमें बस किसी भी तरीके से हम आगे निकलें। आमीन। शमा क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर जितने सारे लोग मौजूद हैं वो किसी न किसी शौबे से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो अपनी फील्ड के थ्रू जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा जो ताल्लुक़ है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से है। मैंने आज के प्रोग्राम में अपना तारुफ नहीं करवाया, क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया, को सबको पता होगा क्योंकि मैं पहले भी आपके शो में आ चुकी हूँ। और ये है कि हब ऑफ प्रॉपर्टी से मेरा ताल्लुक़ है। हमारी जो फ़र्म है वो मार्केटिंग की फ़र्म है बेसिकली, और हम जो है वो लोगों को बिज़नेस प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया करते हैं। और मैं कहना बस सबसे यही चाहूँगी कि हमारी जो यूथ है वो जॉब के पीछे बहुत भागती है, तो अपने माइंड से आप ये चीज़ निकाल दें कि आप जो है वो सिर्फ जॉब कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, आप बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। मेरा ख़ुद का परसेप्शन यही था कि ग्रेजुएट होने के बाद मैं कोई जॉब करूँगी, लेकिन फिर जो है वो इत्तफाक से मैं इस मुहिम का इसका हिस्सा बनी, इस फर्म का हिस्सा बनी, हब ऑफ प्रॉपर्टी का। और वहाँ सैयद साद शाह और जो हमारे ऑनर हैं ओवैस रज़ा साहब, उन्होंने मेरा ये परसेप्शन चेंज किया, और माशाल्लाह से मैंने जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा सीखा इस जर्नी के दौरान, और एक रियल
स्टेट का जो बंदा होता है वो सेल्फ मेड होता है, वहाँ पे कोई सिफारिश नहीं चलती है, वहाँ पे जो अर्न करते हो आप अपने पोटेंशियल पे अर्न करते हो। तो बस ये है कि मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि कुछ भी करें आप बिजनेस की तरफ आएँ, आप जॉब के पीछे भागना जो है छोड़ दें। इंशाल्लाह जो है आपकी मैशियत स्ट्रांग होगी, आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो जाएगा और आप जो है बहुत अच्छी अर्निंग भी करेंगे और सब कुछ जो है फिर आप ज़ाहिर है हासिल कर सकते हैं, कंफर्ट, लग्जरी, हर चीज़। जाहिर सी बात है, आप मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। आप तमाम मेहमानाने गिरामी से गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आप तमाम की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का शो आपको बेहद पसंद आया होगा। आप हमारे शो को हमारे यूट्यूब चैनल मेट्रो 1 पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज रोशन पाकिस्तान पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। अपनी कीमती आरा से आगाह कर सकते हैं। अगले इतवार तक के लिए मुझे और निमरा राय को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।